सिलेबस इवैल्यूएशन का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस इवैल्यूएशन के पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टीचर सेंटर्ड सिलेबस, इसका फोकस क्या होता है? इट्स मोर अबाउट व्हाट टीचर्स वांट टू टीच एंड हाउ दे वांट टू टीच। इसका ज़्यादा फोकस इस बात पे होता है कि टीचर क्या पढ़ाना चाह रहा है, किस तरीके से पढ़ाना चाह रहा है, वो टीचर की मर्ज़ी है। स्टूडेंट उसमें कुछ भी नहीं बोल सकता। स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ सुनना है और उसी को याद करना है जो टीचर ने उसको पढ़ा दिया है, और जैसे भी पढ़ा दिया है बच्चा टीचर को कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है। कंटेंट, स्टूडेंट्स लर्न व्हाट द टीचर थिंक्स इज इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट वही सीखेगा जो टीचर को इम्पोर्टेंट लगता है, जिसको टीचर ने तरतीब दिया है। नो मैटर व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में जो आपके फादर्स हैं वो ज़्यादातर जो है ना बच्चों की नहीं सुनते। फॉर एग्जांपल, आपने प्री मेडिकल नहीं करना था या आपने इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, लेकिन आपको इंजीनियरिंग में डाल दिया गया। तो ऐसे ही मिसाल होती है टीचर्स की कि आप उस कंटेंट को पढ़ना चाहें या ना पढ़ना चाहें, टीचर ने जो तरतीब दिया है आपको उस फैसले को मानना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा होता है कंटेंट जो टीचर तरतीब देता है। रोल ऑफ टीचर, इसमें जो ज़्यादा रोल होता है वो टीचर का होता है, क्योंकि टीचर ही बच्चों को बताता है कि आपने क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, यानी टीचर अपने मेथड से सिखाएगा। आया कि वो कोई पुराना मेथड है या वो न्यू मेथड है, ये डिपेंड करता है हमारे टीचर के ऊपर, हमारे टीचर के अप्रोच के ऊपर कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवेयर है या नहीं। असेसमेंट, द टीचर डिसाइड स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल और नॉट बेस्ड ऑन टेस्ट एंड क्विजेस। अब जो टीचर है वो कैसे डिसाइड करता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं, उनको उसकी समझ आ रही है या नहीं। तो टीचर क्या करेगा? टीचर जो है ना आपका मंथली टेस्ट ले लेगा या फिर वीकली टेस्ट ले लेगा, या फिर क्लास में जैसे ही उन्होंने लेक्चर दिया उसके बाद वो लोग आपसे, जो आपके टीचर्स हैं वो आपसे क्विज ले लेंगे, जिससे उन्हें पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस उस चीज़ के अंदर कैसी जा रही है। लर्निंग इन्वायरमेंट, अब जो आपका लर्निंग इन्वायरमेंट बन चुका है वो उसका जो सारा के सारा चार्ज है वो आपके टीचर के हाथ में है। ठीक है, स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ टीचर की सुननी है और उनको फॉलो करना है। अगर उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके का होता है लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी टीचर ही इंचार्ज है। टीचर जो चाहे आपसे करवा ले, आप उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। रिजिडिटी, अब टीचर का जो बनाया हुआ सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। थिंग्स डू नॉट चेंज मच, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती, क्योंकि टीचर को लगता है कि उसने जो भी कंटेंट बनाया है, जो भी सिलेबस बनाया है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। एंड स्टूडेंट्स डू नॉट हैव मच से इन हाउ थिंग्स आर डन, और स्टूडेंट्स नहीं कह सकते कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कैसी हो रही हैं। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है जो उनको टीचर ने कहा है, जैसा भी पढ़ाया है, जैसा भी सिलेबस तरतीब दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। इन सिंपल टर्म्स, अ स्टूडेंट सेंटर्ड सिलेबस इज ऑल अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स वांट एंड नीड। अगर हम सिंपल टर्म्स में इसको कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट सेंटर्ड सिलेबस होता है वो सारा के सारा वो होता है जो स्टूडेंट्स जिसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। जबकि टीचर सेंटर्ड सिलेबस का फोकस सिर्फ टीचर के ऊपर होता है कि टीचर क्या सोचता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ टू इवेलुएट सिलेबस, हम अपने सिलेबस को किस तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास है क्रोनोलॉजिकल सिलेबस। क्रोनोलॉजिकल सिलेबस में क्या होता है? चेक इफ द टॉपिक्स आर इन द राइट ऑर्डर ऑफ हाउ थिंग्स हैपेंड इन हिस्ट्री और हाउ दे डिवेलप्ड ओवर टाइम। तो हमने देखना होता है कि जो हमारे टॉपिक्स हैं वो एक सही ऑर्डर के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, जिस तरीके से चीज़ें हुई थी हमारे हिस्ट्री में, क्या उनको वैसा ही तरतीब दिया गया है। Ask if you are learning about things in a way that makes sense so you can understand and remember them better। तो आपको ये पूछने का हक है कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं क्या वो एक ऐसे तरीके से है जो एक सेंस बनाता है, ताकि हमें उस चीज़ की सही से समझ आ जाए, ताकि हम चीज़ों को सही से मेमोराइज कर सकें। टॉपिकल सिलेबस, टॉपिकल सिलेबस कौन सा होता है? जिसके अंदर टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन होती है, जो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ थीम्स होते हैं। सी इफ द थीम्स और सब्जेक्ट्स आर इंटरेस्टिंग, क्या वो आपके हिसाब से हैं जिसका आप शौक रखते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं। एंड मेक सेंस फॉर व्हाट यू आर स्टडिंग, और क्या वो एक सेंस बना रहे हैं कि हाँ ये जो सिलेबस है ये आपके लिए ही तरतीब दिया गया है, इसको आपको ही पढ़ना चाहिए, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो इस सब की आपने इवैल्यूएशन करनी होती है।
ठीक है। मेक श्योर यू आर कवरिंग डिफरेंट टॉपिक्स इन अ वे, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं वो एक ऐसे तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं दैट हेल्प्स यू सी हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो आपकी मदद करेंगे कि आप जो है ना उन सारे टॉपिक्स का एक दूसरे से लिंक करें और ये समझने की कोशिश करें कि इन टॉपिक्स के अंदर ऐसा क्या है जिसके ज़रिए से आप जो है ना इसको कवर करके अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। स्किल बेस्ड सिलेबस, स्किल्स बेस्ड सिलेबस कौन सा होता है? जिसके अंदर हमारे स्किल्स को डिटरमिन किया जाता है, स्किल्स को मेजर किया जाता है। चेक इफ़ यू आर लर्निंग द स्पेसिफिक स्किल्स, आपने चेक करना है कि आप उन स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको सीख रहे हैं। यू नीड फॉर योर जॉब, जो आपको अपने जॉब के लिए ज़रूरत है, और व्हाट यू आर स्टडिंग, और आप आखिर पढ़ क्या रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे स्टूडेंट्स ने एक ऐसा सिलेबस तरतीब दिया है जिसके हिसाब से वो जैसे ही अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो उनकी ड्रीम जॉब है उसको वो अचीव कर लेंगे, फ़ौरन ही उसके ऊपर वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पर जो कुछ बच्चे हैं वो CSS करना चाहते हैं BS इंग्लिश के बाद, तो क्या होता है कि वो जो बच्चे हैं वो स्टार्ट से ही क्या करते हैं, अपने जो रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है और जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर करना स्टार्ट कर देते हैं। जो टीचर सिखा रहा है उसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये जो इतना लंबा 4 साल का प्रोसेस होता है ना, इसके अंदर आपका पढ़ाई का भी एक पार्ट होता है, आपकी जो असाइनमेंट राइटिंग है वो अलग से होता है, जो प्रेजेंटेशन है जो हमारे स्पीच के लिए होता है, हमारे स्पोकन के लिए होता है, वो अलग से होता है। फिर आपको जो है ना PPTs पे टीचर पढ़ाता है, उन PPTs के ज़रिए से आपकी लिसनिंग अच्छी होती है। लिसनिंग कैसे अच्छी होती है कि टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो आप टीचर को सुन रहे होते हो, फिर आकर जो कुछ और बच्चे हैं वो अपने PPTs को पेश करते हैं, वो पढ़ाते हैं, तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लेते हो। एक टॉपिक के ऊपर तकरीबन 10 या 15 बच्चों को अगर प्रेजेंटेशन दिया गया है तो हर एक के जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट सोचता है। इसी तरीके से सबने जो मटेरियल बनाया होगा उसकी भी तरतीब अलग होगी, वो भी आपके स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप किस तरीके का सीख रहे हैं, ठीक है, किससे सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, और इस सब चीज़ों के ज़रिए से आपको जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो भी आएंगी, वो भी जो है ना आपके अंदर इम्प्रूव होंगी। तो इस तरीके से BS इंग्लिश के दौरान में आप डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है ना मसला ये है कि अगर आप उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं, यानी आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है, तो जाहिर है आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे ताकि आप जैसे ही वो डिग्री करके निकलें आपको हाथों ही हाथों में कोई भी कंपनी हायर कर ले। सी इफ द वे यू आर लर्निंग हेल्प्स यू एक्चुअली यूज दो स्किल्स इन रियल लाइफ। वो जो स्किल्स आपने सीखे हैं अपनी डिग्री के अंदर वो ऐसे हों कि जैसे ही आप अपने डिग्री से यानी अपने जो आपका मास्टर्स है उससे आप जैसे ही फ्री हों और बाहर की दुनिया में आए, आपके लिए मौके ही मौके हैं, हर अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकें, हर कोई जो है ना आपको हायर करने के लिए तैयार हो। तो इस तरीके से आपको BS इंग्लिश के दौरान में जितना कुछ पढ़ाया जाता है आपने उसको बहुत अच्छे से जो है ना कवर करना होता है। आया कि वो असाइनमेंट राइटिंग है जिससे आप लोगों की वोकैबुलरी बिल्ट होती है, जिससे आप लोगों का राइटिंग जो है ना वो अच्छा होता है, क्योंकि जो CSS है उसके अंदर आपको यही आपकी राइटिंग देखी जाती है, ठीक है, कि आप किस तरीके का लिखते हैं, आपकी जो इंग्लिश है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी नहीं। इसके अलावा अगर आपकी कोई और ड्रीम जॉब है तो उसके हिसाब से भी ये मैटर करता है। जैसे कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने जो असाइनमेंट राइटिंग है वो उसमें जो प्रेजेंटेशन है कि आपने किस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आउटकम बेस्ड सिलेबस, लुक एट द गोल्स फॉर व्हाट यू आर सपोज टू लर्न। जो आपने सोचा हुआ था कि हम ये चीज़ सीखेंगे वैसा हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को आपने चेक करना है। एंड सी इफ़ दे आर क्लियर एंड रीचेबल, और ये भी देखना है कि वो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हैं, वो रीचेबल हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। ये जो सिलेबस आपको चीज़ें बता रहा है आप इनको कवर कर सकते हैं या नहीं, या ये इतने ज़्यादा रिजिड हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि इस तक जो पहुंचना है उसमें 4 साल की बजाय आपको 6 साल लग जाएंगे, यानी ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके के सिलेबस को भी आपने इवेलुएट करना होता है कि आया वो आपके जो है ना नीड के हिसाब से है, इंटरेस्ट के हिसाब से है और थोड़ा सा आसान है या नहीं। चेक इफ़ द टेस्ट एंड असाइनमेंट्स आर एक्चुअली टेस्टिंग इफ़ यू लर्न व्हाट यू आर सपोज टू। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो कुछ सीखा हुआ है वो टीचर आपसे टेस्ट नहीं ले रहा बल्कि कुछ और ही टेस्ट में दे रहा है, यानी आपके सिलेबस में जो कुछ दिया गया है वो आपसे एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा बल्कि अपने से ही बेतुके से जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड सिलेबस। इंटीग्रेटेड सिलेबस कैसा होता है,
सी इफ पुटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स टुगेदर हेल्प यू अंडरस्टैंड देम बेटर। जब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक साथ रखते हैं तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। चेक इफ द वे थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड मेक्स इट ईजी टू सी हाउ डिफरेंट सब्जेक्ट्स कनेक्ट। तो आपने क्या करना है कि चीज़ों को कैसे कनेक्ट किया गया है इसको चेक करना है, ठीक है। इट ईजी टू सी हाउ डिफरेंट सब्जेक्ट्स कनेक्ट। क्या ये जो है ना इतना आसान बनाया गया है कि आपका जो हर सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, यानी सबके जो है ना मीनिंग एक ही हैं, सारे के जो सारे हैं वो आपको इंग्लिश की तरफ ही लेके जा रहे हैं। जैसे आपकी इस्लामिक स्टडीज़ है, अगर आप उसे इंग्लिश में रखते हो तो आपके पास नॉलेज भी आएगा और आपके जो इंग्लिश के स्किल्स होंगे वो भी इंक्रीज़ होंगे। इस तरीके से आपके जो फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स होते हैं उनमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जाता है, एक ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आपके पास नॉलेज भी आए और आपके सब्जेक्ट के हवाले से आप जो है ना स्किलफुल भी हो जाएं, आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड भी हासिल कर लें। स्पाइरल सिलेबस। स्पाइरल सिलेबस क्या होता है, इसके अंदर आपने ये बात नोट करनी होती है कि जो टॉपिक्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं आप उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जब जब आपने उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, आपने उनके बारे में कुछ नया सीखा या नहीं, या फिर वही बातें आपने बार बार रिपीट की, तो आपने इसके अंदर क्या चेक करना है, इफ़ यू आर लर्निंग एट अ गुड बेस, कि आप एक अच्छे रिदम के साथ, कंटिन्यूस फ्लो के साथ उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, उनको लर्न कर रहे हैं, एंड रियली अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एज यू गो, और आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं जैसे कि आप उन चीज़ों को डिस्कवर करते जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को जो है ना एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है क्योंकि आप उनको पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास होता है स्पाइरल सिलेबस और इसको हमने ऐसे इवेलुएट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थीमेटिक सिलेबस। थीमेटिक सिलेबस कौन सा होता है, जिसके ऊपर थीरीज होती हैं, जो बड़े बड़े आइडियाज़ के ऊपर, थीम्स के ऊपर फोकस करता है, उन्हीं के ऊपर बेस करता है। सी इफ द बिग आइडियाज़ और थीम्स यू आर लर्निंग अबाउट हेल्प यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। चेक इफ लर्निंग अबाउट थीम्स हेल्प यू सी हाउ डिफरेंट टॉपिक्स फिट टुगेदर एंड मेक अ सेंस एज अ होल। जैसे ही आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं और सेकंड सेमेस्टर में आते हैं तो आपको चीज़ों की थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाती है कि हाँ जी, हम उसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो हमने सोचा हुआ था, हम उसी डिग्री की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका जो प्रोग्रेस लेवल है, आपका जो मेंटल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, वो चीज़ों को अभी भी कबूल नहीं कर पा रहा, तो आपको 4 सेमेस्टर्स के बाद बिल्कुल जो है ना वो श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ जी, अब आप जो है ना बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने मास्टरी की तरफ जा रहे हैं, आप उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जिसके लिए आपने इस डिग्री में एडमिशन लिया था। तो इस बात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो सिलेबस आपको कुछ सिखा रहा है, ठीक है, या नहीं। इफ़ नॉट इट माइट नीड सम चेंजेस टू मेक इट बेटर। अगर उस सिलेबस को वैसे तरतीब नहीं दिया गया कि आपको आपके मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे, तो आपने क्या करना होता है, आपने फर्दर उसके लिए सजेशंस देने होते हैं कि आप इस सिलेबस को चेंज करें टू मेक इट बेटर फॉर यू, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, आप लोग जो है ना अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें, एंड अदर्स लर्निंग फ्रॉम इट, और वो दूसरे जो इससे सीख रहे होते हैं वो भी अपने मंजिल तक पहुंच सकें।